तो कल हमने किंग्स एंड क्रॉनिकल्स चैप्टर शुरू किया था और उसमें हमने शुरू से लेके आखिर तक जो भी इम्पोर्टेंट मुगल एम्परर्स थे उनके बारे में बेसिक चीज़ों को समझा। आई होप आपको क्रोनोलॉजी याद हो गई हो। आज हम लोग प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स पढ़ेंगे, यानी कि क्योंकि चैप्टर का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, तो ऑब्वियसली जो क्रॉनिकल्स थी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट थी। तो हम वो क्रॉनिकल्स किस तरीके से बनाई जाती थी उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो पेंटिंग्स थी क्रॉनिकल्स में, पेंटिंग्स का कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए चलिए मेन कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। बट इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोज़ हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ ड्रॉप डाउन अ कॉमेंट बिलो बिकॉज इट विल हेल्प मी एंड मोटिवेट मी अ लॉट। सो लेट्स मूव टू द मेन कंटेंट। ओके सो कल तक हमने ये किंग्स एंड क्रॉनिकल्स चैप्टर शुरू किया था और हमने जो सारे इम्पोर्टेंट जो क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स हैं कि कौन से एम्परर के बाद कौन आया ये हमने डिस्कस करे। जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इन सब के बारे में ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड आज हम लोग पढ़ेंगे द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है किंग एंड क्रॉनिकल्स। तो क्रॉनिकल्स ऑब्वियसली इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रॉनिकल्स हम लोग देख चुके हैं कि क्रॉनिकल्स एक रिकॉर्ड है ऑफ द क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स जो किसी एम्पायर या एम्परर के टाइम पे हुए होंगे। तो आज हम लोग इन्हीं क्रॉनिकल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉनिकल्स लिखवाने का रीजन क्या था? ओके, व्हाट वाज द रीजन, क्यों क्रॉनिकल्स का फंक्शन क्या था? बेसिकली क्रॉनिकल्स इसीलिए लिखे जाते थे ताकि जो मुगल एम्परर्स हैं वो अपने किंगडम को एक एनलाइटेंड किंगडम दिखा सकें। आपको मालूम है कि जो मुगल्स हैं ये फॉरेन एम्परर्स हैं, ये भारतीय नहीं थे, ये बाहर से आए थे और इन्होंने इंडिया के ऊपर अपना रूल एस्टैब्लिश किया था। तो एक तरीके से जो लोग थे उनको ऐसा ना लगे कि ये बाहर के लोग आ गए हैं और ये लोग अपोज करने लगे इन लोगों को। तो इनके सामने अपने किंगडम को एक बढ़िया एनलाइटेंड किंगडम दिखाने के लिए ये क्रॉनिकल्स लिखे जाते थे। तो इन बुक्स के थ्रू बेसिकली एक एनलाइटेंड किंगडम का आइडिया लोगों की तरफ ट्रांसमिट किया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी लोग रेजिस्टेंस करना चाहते हैं या इस एम्पायर को अपोज करना चाहते हैं तो ऐसे ऑपोजिशन को डिस्करेज करने के लिए ये किताबें लिखी जाती थी, ताकि इन लोगों को जो कॉमन मासेज है उनको ये मत पता चल सके कि ये जो एम्पायर है वो कितना स्ट्रांग रह चुका है और इसको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इस तरीके का जो आइडिया था वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनका रेजिस्टेंस रोकने के लिए, ऑपोजिशन खत्म करने के लिए ये क्रॉनिकल्स लिखे जाते थे। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ऑब्वियसली अकाउंट ऑफ रूल था, यानी कि इन किताबों को इसलिए लिखा जाता था ताकि एक एम्परर के टाइम पे जो जो भी इवेंट्स हो उन इवेंट्स का एक रिकॉर्ड हमेशा लोगों के पास रहे कि इस राजा ने ये वॉर जीता, इस राजा की लाइफ में ये हुआ था। इन सारी चीजों के बारे में एक पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए ही इन क्रॉनिकल्स को लिखने का आदेश दिया जाता था बाय द मुगल एम्परर्स। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ द क्रॉनिकल्स की क्रॉनिकल्स को एक्चुअली में लिखा क्यों जाता था। अब दूसरी चीज कि ये क्रॉनिकल्स लिखते कौन लोग थे? तो ये क्रॉनिकल्स लिखने वाले जो लोग थे ये कोर्टियर्स थे, यानी कि मुगल कोर्ट में जो काम करने वाले लोग थे, जो ट्रस्टवर्दी थे, जिन पे राजा भरोसा कर सकता था कि वो इनके राज्य के बारे में अच्छी बातें लिखेगा, उन्हीं को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि वो ये क्रॉनिकल्स लिखें। फॉर एग्जाम्पल, अकबर ने अपने दोस्त अबुल फजल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो अपने राजा यानी अकबर के बारे में एक क्रॉनिकल लिखे जो कि बाद में अकबरनामा बनी। तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखी है अकबर के कहने पर। तो ये जो क्रॉनिकल्स है ये मोस्टली कोर्टियर्स ही लिखते थे। नाउ अब ये जो क्रॉनिकल्स लिखे जा रहे हैं वो एक्चुअली क्या, उनका सब्जेक्ट मैटर क्या होता था, इन किताबों में लिखा क्या होता था? तो बेसिकली ये जो सारी किताबें होती थी ये रूलर की ही लाइफ पर बेस्ड थी, यानी रूलर की फैमिली, रूलर की कोर्ट में किस तरीके से काम होता है, रूलर ने कौन से वॉर लड़े, उसके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसने टैक्स कलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें की। तो इस तरीके के जितने भी डिटेल्स थे, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू द रूलर के जो भी अचीवमेंट्स थे वो इस किताब में लिखे जाते थे। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि उस टाइम के जो हिस्टोरियंस थे या उस टाइम के जो ये क्रॉनिकलर्स थे, जो क्रॉनिकल्स लिखते थे, उनके लिए जो हिस्ट्री होती थी वो होती थी लाइफ ऑफ द एम्परर। यानी कि अगर कोई हिस्ट्री लिख रहा है तो इसका मतलब वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, एम्परर की लाइफ से रिलेटेड ही चीजें लिख रहा है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि कॉमन मासेस की लाइफ कैसे चल रही है। तो कॉमन मासेस के लाइफ से रिलेटेड हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मोस्टली जितनी भी हिस्ट्री उस दौरान लिखी गई वो एम्परर के ही लाइफ के इर्द गिर्द लिखी गई।
तो हमने 3 चीजें पढ़ी अभी तक। हमने फंक्शंस देखे, हमने ये देख लिया कि कौन इन बुक्स को लिखता था, और हमने ये देख लिया कि इन बुक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या होता था। अब ये बुक किन लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली सल्तनत जो मुगल एम्पायर से पहले रूल कर रहा था, तो वहाँ पे उस एम्पायर के टाइम पे पर्शियन भी यूज होती थी, हिंदी भी यूज होती थी, और बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस यूज होती थी। धीरे धीरे करके जब मुगल एम्पायर इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ, आपको पता है कि इनकी जो मदर टंग होती थी ये टर्किश लैंग्वेज होती थी। तो बाबर जब भारत में आया तो इसको ज्यादा टाइम नहीं मिला, पर इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था तुज़ूक-ए बाबरी। और ये जो तुज़ूक-ए बाबरी थी ये बेसिकली टर्किश लैंग्वेज में थी। बाद में इसको ट्रांसलेट कर दिया पर्शियन लैंग्वेज में, और बाद में इसको बोलने लगे बाबरनामा। तो बाबरनामा बेसिकली पर्शियन ट्रांसलेशन है। जो ओरिजिनल बुक है तुज़ूक-ए बाबरी, जो कि ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बाबर ने। ओके, तो शुरुआत में मुगल एम्पायर में ऐसी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं हुई थी, पर अकबर ने आके पर्शियन को अपने कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये है कि जितना भी कार्य जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है, जो भी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो किसी लैंग्वेज में लिखे तो जाएंगे। तो वो जो लैंग्वेज होती है जिसमें ये सारे काम किए जाते हैं उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। और ये जो अकबर ने डिक्लेयर करी वो पर्शियन करी। पर्शियन इसलिए करी, रीजन ये है कि आपको मालूम होगा कि हुमायूं ने 10 साल रूल करा, उसके बाद वो शेरशाह सूरी से हार गया। फिर जब वो भागा यहाँ से तो उसको रेफ्यूज मिला सफावियों के कोर्ट में, जो कि सफावी थे ईरान के, और ईरान का मतलब है पर्शिया। तो क्योंकि वो इतने टाइम ईरान रहा, और जब ये ईरान से वापस आया भारत पे दोबारा से अपना रेन एस्टैब्लिश करने के लिए, तो वो अपने साथ काफी सारे पारसी यानी कि पर्शियन लोगों को लेके आया था। तो मुगल कोर्ट में बेसिकली पर्शियन की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, और अकबर के ऊपर भी फारसी यानी पर्शियन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। इसीलिए अकबर ने अपने कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको पर्शियन बनाया। ठीक है, अब जब पर्शियन भारत में आई तो पर्शियन ने काफी सारी यहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस है उसको इन्फ्लुएंस किया। आपको मालूम होगा जैसे हिंदी आज के टाइम पे काफी कुछ इंग्लिश से इन्फ्लुएंस हो चुकी है। काफी सारे ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश से हिंदी में अब्सॉर्ब कर लिए गए हैं। वाइस वर्सा, जब संस्कृत और इंग्लिश का अमालगमेशन हुआ था तो मातृ जो है वो मदर बन गया, भ्रातृ जो है वो ब्रदर बन गया। तो इस तरीके से जब दो लैंग्वेजेस या दो कल्चर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। तो जो पर्शियन है जब वो भारत में आई तो पर्शियन ने भी यहाँ की काफी सारी लोकल लैंग्वेजेस को इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि राजस्थानी हो गई, मराठी हो गई। और ये हमें मालूम पड़ता है राजस्थानी और मराठी रिकॉर्ड से। जो इन लैंग्वेजेस में जो रिकॉर्ड उस टाइम पे लिखे गए हैं तो उन रिकॉर्ड्स को पढ़ के हमें मालूम पड़ता है कि ऐसी कई सारे शब्द हैं जो फारसी थे, पर्शियन थे, जिनको राजस्थानी और मराठी लैंग्वेज या तमिल लैंग्वेज में इन्वॉल्व कर लिया गया था। तो इसका मतलब ये है कि लोकल लैंग्वेजेस जो थी वो पर्शियन के आने की वजह से काफी इन्फ्लुएंस हुई। सिमिलरली पर्शियन लैंग्वेज भी ऐसा नहीं है कि वो अछूती रही, उसको भी काफी इन्फ्लुएंस हुआ। पर्शियन लैंग्वेज में भी काफी चेंजेस आए, और पर्शियन और हिंदवी के मिलने से एक नई लैंग्वेज, बिल्कुल नई लैंग्वेज की ही उत्पत्ति हो गई, और जिस लैंग्वेज को हम लोग उर्दू बोलते हैं। उर्दू को आज के टाइम पे हम लैंग्वेज ऑफ रोमांस बोलते हैं। तो ये जो उर्दू है ये लैंग्वेज इसी टाइम पे इसका शुरुआत हुई, और ये बनी थी पर्शियन और हिंदवी के मिलने से। ठीक है, अब जब हम क्रॉनिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हम लोग ये देखेंगे कि कौन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल्स थे और वो किन लैंग्वेजेस में लिखे गए। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल है वो है अकबरनामा। अकबरनामा मैं बार बार बोल रही हूँ, ये अबुल फजल जो अकबर का दोस्त था उसने लिखी थी, और ये ऑब्वियसली अकबर के टाइम पे लिखी गई है, तो ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। बाबरनामा मैं बता चुकी हूँ, बाबरनामा बेसिकली पर्शियन ट्रांसलेशन था। जो एक्चुअल बुक है वो तुज़ूक-ए बाबरी है, जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी जो टर्किश में लिखी गई थी, उसको अकबर के ही टाइम पे बल्कि ट्रांसलेट करके इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया गया। अकबर ने अपने टाइम पे सिर्फ तुज़ूक-ए बाबरी को ही ट्रांसलेट नहीं करवाया, बल्कि उसने काफी सारे संस्कृत जो टेक्स्ट थे, जैसे कि हमारे जो संस्कृत एपिक्स हैं यानी कि महाभारत और रामायण, उसको भी उसने पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। और बल्कि जो महाभारत का जो पर्शियन ट्रांसलेशन है उसको हम लोग बोलते हैं रज़मनामा, यानी कि द बैटल और द बुक ऑफ वॉर्स। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो रज़मनामा है वो एक्चुअली पर्शियन ट्रांसलेशन है ऑफ महाभारत। अब जो डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स का आप समझ सकते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एक्चुअली वो
चीज होती है जो हैंड रिटन होती है, राइट। तो मैन्यू मतलब मैन्युअली रिटन। तो मैन्युअली जो रिटन स्क्रिप्ट होती थी, हैंड रिटन होती थी, उनको कहाँ लिखा जाता था? उनको एक जगह पर लिखा जाता था जिसको किताब खाना कहते हैं। तो किताब खाना था वो एक तरीके की लाइब्रेरी था जहाँ पे ऑब्वियसली एम्परर के पास जितने भी अपने पूर्वजों की किताबें या खुद से अपने एम्पायर के टाइम पे बनाई हुई जो किताबें थी उसका रिकॉर्ड रखता था। उसके अलावा किताब खाना एक स्क्रिप्टोरियन की तरह भी काम करता था। स्क्रिप्टोरियम जहाँ पे स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं, तो स्क्रिप्टोरियम जो थी तो किताब खाने में काफ़ी सारी नई किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। तो किताब खाने में जो थी वो दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती थी। पहली तो ये एक रिजर्वॉयर था किताबों का, यानी कि लाइब्रेरी की तरह इस्तेमाल होता था, एंड ऑफ कोर्स ये स्क्रिप्टोरियम की तरह भी इस्तेमाल होता था जहाँ पे नए मैन्युस्क्रिप्ट्स और किताबें लिखी जाती थी। अब जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो कोई एक इंसान का काम नहीं था, वो काफी सारे इंसान का काम था। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे जब कोई बुक लिखी जाती है तो उस बुक में ऑफ कोर्स राइटर का सबसे बड़ा हाथ होता है। उसके बाद बुक बाइंडिंग होती है, बुक बाइंडिंग के बाद एडिटर होता है जो बुक को एडिट करता है, उसके बाद ऑफ कोर्स पब्लिशर होता है। तो इस तरीके से एक किताब के फाइनल जो उसका रूप होता है उसमें काफी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। सिमिलरली उस टाइम की जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उसमें काफी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेज मेकर्स होते थे, पेज मेकर्स जो फोलियोज बनाते थे, बुक की एक लीफ जो होती है, जो एक पन्ना होता है उसको फोलियो कहते हैं। तो जो पेज मेकर्स होते थे वो एक एक पेज बनाते थे, फिर उसके ऊपर लिखा जाता था स्क्राइब्स के द्वारा। जो स्क्राइब्स होते थे या कैलीग्राफिस्ट, जो अगर आपने कैलीग्राफी सुनी है, इट इज अ टाइप ऑफ हैंड राइटिंग, तो वो लोग फिर वहाँ पे टेक्स्ट लिखते थे। उसके बाद पेंटर्स यहाँ पे पेंटिंग्स बनाते थे। उसके अलावा जो बुक बाइंडर्स होते थे वो बुक को बाइंड करते थे, और फाइनली वो किताब जो होती थी वो अपने फाइनल रूप में आती थी, राइट। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी उसको बनाने में बहुत सारे लोगों का काम होता था, पर कुछ लोग ऐसे होते थे जिनका काम स्टैंड आउट करता था, यानी कि जिन लोगों का काम बहुत ही अच्छा राजा को लगता था वो उनके काम को टाइटल्स और अवार्ड्स देते थे। और राइट, तो ये जो लोग थे स्पेशली आर्टिस्ट होते थे जो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाते थे किताबों में, मोस्टली उनका काम राजा को बहुत पसंद आता था और वो उनको रिवॉर्ड के नाम पे उनको टाइटल्स और बहुत अच्छे अच्छे महंगे अवार्ड्स दिया करते थे। अकबर के टाइम पे अकबर की एक फेवरेट स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी थी जिसको हम नस्तलिक बोलते हैं। नस्तलिक इज बेसिकली एक टाइप ऑफ राइटिंग जहाँ पे राइटिंग को हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया जाता है। जैसे मैंने ये ए लिखा, ये मैंने हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया है। जैसे मैंने बी लिखा तो इसको हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया है। तो ये तो ऑफकोर्स मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, उस टाइम पे इंग्लिश में नहीं पर्शियन में लिखा जाता था, तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखा है। तो नस्तलिक इज बेसिकली द फ्लूइड स्टाइल जिसको हॉरिजॉन्टली काफी ज्यादा ड्रैग किया जाता है। ओके, तो अकबर की ये फेवरेट स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी थी नस्तलिक। अब आते हैं पेंटेड इमेज के बारे में। तो मुगल एम्पायर के टाइम पे जो पेंटिंग्स फेमस हुई उनको मिनिएचर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग रखी है। मिनिएचर का मतलब है द शॉर्टन फॉर्म, राइट। तो ये जो पेंटिंग्स होती है बहुत छोटी होती है और इनमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत होती है, राइट, क्योंकि इसमें छोटी छोटी फिगर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में काम किया होता है और छोटी फिगर्स बनाना अपने आप में ही एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आप छोटी सी जगह पर बहुत सारे छोटे छोटे डिटेलिंग कर रहे हो। तो ये जो मिनिएचर्स होती थी ये किताबों में क्यों ऐड की जाती थी, इसके दो रीजंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, किताबों की ब्यूटी को एनहांस करने के लिए अगर किताबों में पिक्चर्स होंगी तो वो किताब और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। और दूसरी चीज, कम्युनिकेटिंग आइडियाज, यानी कि अगर कोई इलिटरेट इंसान भी इस किताब को उठा के पढ़ता है तो हो सकता है वो टेक्स्ट ना पढ़ पाए, पर पेंटिंग्स को देख के उसे समझ में आ जाएगा कि पेंटिंग्स के थ्रू जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है। इसलिए क्योंकि अकबर खुद भी एक इलिटरेट इंसान था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए उसने पेंटिंग्स को और भी ज्यादा सपोर्ट किया, उसको पैट्रोनाइज किया, और इसी वजह से जो पेंटिंग्स मिनिएचर्स थी ये इन किताबों का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। अबुल फजल ने बल्कि अपनी लैंग्वेज में इसे एक मैजिकल आर्ट बोला है, यानी कि ये जो आर्ट है ये उसके हिसाब से एक मैजिक का काम करती है। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि इन मिनिएचर को ऐड करने की वजह से राजा और उलेमास के बीच में हमेशा एक टेंशन रहता है, क्योंकि कुरान और हादीस जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की सेइंग्स का कंपाइलेशन है, तो कुरान और हादीस में ये बोला गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला, उन्होंने फॉरबेट कर दिया, उन्होंने रोक दिया आर्टिस्ट को ह्यूमन फिगर्स बनाने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के हिसाब से अगर आर्टिस्ट ह्यूमन फिगर्स बनाते हैं तो एक तरीके से वो लोग भगवान की पावर को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान की पावर को अपने अंदर
बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है उनके हिसाब से। इसीलिए जो उलेमा थे वो एम्परर्स को मना करते थे कि वो आर्टिस्ट को एनकरेज ना करें ह्यूमन फिगर्स बनाने के लिए। पर हम लोग जानते हैं कि मुगल एम्परर्स जो थे वो अपनी मन मर्जी की करते थे, और अगर उनको ठीक लगता था तो वो उसे सपोर्ट करते थे, जो कि अकबर और उसके अलग अलग मुगल एम्परर्स ने किया भी है। अब कुछ ऐसे आर्टिस्ट की बात जो बहुत ज़्यादा फेमस थे। ईरान में एक आर्टिस्ट था जो बहुत ज़्यादा फेमस था, उसका नाम था बेहजाद। बेहजाद इतना ज़्यादा फेमस था कि उसके बाद जितने भी बड़े बढ़िया आर्टिस्ट हुए उनको भी बेहजाद के नाम से बोलने लगे, जैसे बेहजाद ऑफ इंडिया या बेहजाद ऑफ ईस्ट। तो बेहजाद एक तरीके का टाइटल बन गया, द रीज़न बीइंग कि बेहजाद खुद इतना अच्छा आर्टिस्ट था। उसके अलावा हुमायूं जो अपने पर्शिया से या ईरान से वापस आया था, तो वो अपने साथ बहुत सारे आर्टिस्ट लेके आया था। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम है वो है अब्दुल सामद और मीर सैयद अली। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट थे जो हुमायूं के टाइम पे भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पे पेंटिंग शुरू करी थी। तो ये पूरी जो बात थी, आज हमने पूरी क्रॉनिकल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या है, कौन बनाता है, लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है